गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज मैं व्याकरणिक बिंदुओं में आपको सर्वनाम जैसे बहुत ही अच्छे प्रकरण को समझाने की कोशिश करता हूं, जिसमें मैंने ऊपर लिखा है सर्वनाम। सर्वनाम अपने आप में एक ऐसा विकारी शब्द है, परंतु इसमें वचन, कारक और पुरुष का भेद होने के साथ साथ इसके ऊपर विकार पड़ता है, परंतु किसी लिंग के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैंने कहा, वह स्त्री गांव गई है, तो यहाँ पर स्त्री शब्द अपने आप में एक स्त्रीलिंग को प्रभावित करता है और वह शब्द यहाँ पर सर्वनाम है। और इसी वह शब्द को जब मैंने कहा वह पुरुष गांव जाएगा, तो वह शब्द के ऊपर उसके लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सर्वनाम एक विकारी शब्द होने के बावजूद भी उसके ऊपर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्व का अर्थ होता है सबका, और इसका प्रयोग संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम करते हैं। और जहां हम संज्ञा की बात करें तो संज्ञा अपने आप में एक नाम हुआ करते हैं, और सभी नामों के स्थान पर जहां हम किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं, बस वही शब्द आपका सर्वनाम के रूप से परिचित होता है। प्रयोग की दृष्टि से सामान्य तरीके से अगर देखें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और हमारे एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने मूल रूप से उन्हें 11 प्रकार से बताए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता अर्थात बोलने वाला और श्रोता अर्थात सुनने वाला अन्य व्यक्तियों के लिए, इन 3 प्रकार से जब आप किसी नाम का सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वह हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और इसके 3 भेद मैंने अभी बताए, जिसमें उत्तम पुरुष के लिए मैं का प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुष के लिए तुम का प्रयोग किया जाता है, और अन्य पुरुष के लिए हम यह का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका दूसरा नाम हम संकेतवाचक के नाम से भी जानते हैं। और ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निकट या दूर की वस्तुओं के लिए हम प्रयोग करते हैं, वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जैसे हमने इनके लिए प्रयोग किया, यह पुस्तक किसकी है, वह गाड़ी किसकी है। तो इस प्रकार से यह और वह हमें संकेत को निर्देशित कर रहा है और निश्चय करा रहा है, उस वस्तुओं की स्थिति के बारे में संकेत करा रहा है। इसलिए ऐसे सर्वनाम जो निकट या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करें, वह संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तीसरा बिंदु है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित या वस्तु का बोध नहीं होता है। वहां पर बहुत सारे लड़के खड़े हुए हैं और उनकी हमें गिनती नहीं पता, तो हमने कहा कि वहां पर कुछ लड़के खड़े हुए हैं या कोई बाहर खड़ा हुआ है। तो जहां निश्चित ना हो वहां हम ऐसे सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, कोई अथवा कुछ का प्रयोग करेंगे। चौथा नंबर है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे जिसने भी परिश्रम किया,
वह सफल अवश्य होगा। तो यहाँ पर मैंने बताया संबंध स्थापित करने के लिए, वह सफल होगा कौन? जिसने भी परिश्रम किया। तो जिसने शब्द और वह एक दूसरे से संबंध स्थापित कराते हुए उनके बीच संबंध स्थापित करा रहे हैं, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो जाए और वाक्य को प्रश्नवाचक स्वरूप प्रदान कर दे और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ जाए। जैसे मैंने कहा यह काम कैसे होगा, तो यहाँ पर कैसे अपने आप में सर्वनाम शब्द हैं और प्रश्न के रूप में प्रयोग हुआ है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का ही काम करेगा। छठा पॉइंट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है स्वयं से, अपने आप से, और ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, अपने आप के लिए किया जाता है, जैसे स्वयं, अपना, आप और खुद। ये शब्द हमारे निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अंत में इस सर्वनाम से संबंधित कुछ ही विशेष तथ्यों पर मैं जिक्र करूंगा। जैसे सब कुछ एक साथ मैंने लिखा, कोई कोई यह बात जानता है, तो कोई कोई शब्द जो हुआ ये संयुक्त रूप से सर्वनाम प्रयोग किया गया है, तो ये एक नया शोध के आधार पर हम कह सकते हैं कि संयुक्त सर्वनाम भी हमारे पास होते हैं और इनका रूपांतरण पुरुष वचन कारक के आधार पर ही किया जाता है। इन सर्वनामों का रूपांतरण का अर्थ होता है उन्हें एक दूसरे में यदि हम परिवर्तित करना चाहें तो उसके पुरुष वचन और कारक के आधार पर ही हम इन्हें बदलते हैं। और सर्वनाम में 7 कारक होते हैं, संबोधन कारक सर्वनाम में नहीं दिया जाता है। इस प्रकार मैंने सर्वनाम के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी देते हुए समझाने का प्रयास